वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए मैं समाजशास्त्र का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं और मॉड्यूल पेपर है ये। जो भी बच्चे बोर्ड 12th बोर्ड में फेल हुए हैं या किसी कारण बस उनको सप्लीमेंट्री आ गई है या रुक गए हैं और उन सभी बच्चों ने क्या रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और आने वाले सालों में जो भी बच्चे 12th क्लास में आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो चल रहा था हमारा इसमें, बहिष्कार क्या है ना। बहिष्कार किसे कहते हैं? तो बहिष्कार किसे कहते हैं? बहिष्कार होता है कुछ समाज के कुछ समूहों को कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया जाना। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अधिकारों से वंचित। कुछ अधिकारों से समाज को क्या है, कुछ समूहों को विभिन्न अधिकारों से वंचित कर देना बहिष्कार कहलाता है। तो ये आपकी बहिष्कार की डेफिनेशन है। ये बहिष्कार जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आपको सबसे पहले समझना होगा स्तरीकरण कि स्तरीकरण क्या है, स्तरीकरण किसे कहते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये समाज में हमें किस तरह से दिखता है। तो स्तरीकरण शब्द से ही समझ में आ रहा है क्या, स्तर, है ना। समाज में जो स्तर होते हैं वो हमको समाज में अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, बॉटम में नीचे है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और टॉप पर कोई पहुँच रहा है। तो समाज में हमें इस तरह से क्या देखने को मिलते हैं, स्तर देखने को मिलता है। समाज में विभिन्न समूहों के बीच असमानता पाई जाती है। ये क्या है, इसमें हमें असमानता दिख रही है कि नहीं? तो कोई भी जो है समाज में समान नहीं है। जैसे बच्चे, बूढ़े, बड़े, तो इनमें भी क्या असमानता है। बच्चा छोटा होगा, फिर बुजुर्ग, प्रौढ़ व्यक्ति होगा और फिर बुजुर्ग होगा। इसी तरह समाज में हमें गरीबी अमीरी भी देखने को मिलती है ना। उच्चता और निम्नता का भाव भी देखने को मिलता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती है, सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। सामान्यतः इसे छुआछूत कहते हैं। निम्न जातियों को अपवित्र माना जाता है। तो अस्पृश्यता का में क्या लिखेंगे कि सामान्यतः इसे छुआछूत कहा जाता है और इसमें क्या होता है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको अपवित्र माना जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है ना। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अस्पृश्यता। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित समूह। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वंचित समूह। वंचित समूह किसे कहते हैं? तो एक ऐसा समूह जिसे समाज के विभिन्न अधिकार प्राप्त ना हुए हों, है ना। कुछ समाज ऐसे होते हैं जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो समूह क्या होते हैं, वंचित समूह कहे जाते हैं। मतलब इनमें लिखेंगे अधिकार ना मिलना। कुछ समूह जो होते हैं उनको अधिकार नहीं मिलते, है ना। कुछ समूह होते हैं जैसे समाज के विभिन्न अधिकार, है ना। अब ये वाले नहीं है जो हमारे पॉलिटिक्स में अधिकार और कर्तव्य, वो वाले नहीं। समाज के कुछ अधिकार, क्या है, समाज के कुछ अधिकार नहीं मिलते हैं जो जिनसे वो वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है वंचित समूह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं? तो पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग की ही ऐसी जातियां जो गरीब व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई होती हैं, है ना। मतलब हमारे सामान्य वर्ग में ही हमारे समाज में कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो गरीबी व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई होती है। मतलब गरीब भी हैं और शिक्षा में पिछड़ी हुई हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पिछड़ा वर्ग कहलाएगा।
नेक्स्ट है आपका पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है, या पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। तो पूर्वाग्रह मतलब एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार ही पूर्वाग्रह कहलाता है। मतलब क्या है कि पूर्वाग्रह में पूर्व कल्पित विचार है ना। पूर्वाग्रह मतलब पूर्व कल्पित विचार, मतलब हमने किसी भी समाज के बारे में ये धारणा बना ली पहले से कि नहीं वो समाज ऐसा है, वो जाति ऐसी है, उनका तो ऐसा है, उनका रहन सहन ऐसा, उनकी संस्कृति ऐसी, मतलब हमने उनको देखा नहीं है लेकिन पहले से ही अपने मन में एक धारणा बना ली है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार ही पूर्वाग्रह कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जाति व जनजाति में अंतर। जाति व जनजाति, जाति व जनजाति में अंतर किसे कहते हैं। तो देखो जाति के बारे में मैं इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं बता चुकी हूँ कि जाति क्या होती है, ये जन्म पर आधारित होती है। क्या होती है, जन्म पर आधारित, जन्म पर आधारित होती है और इसमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। परंपरागत व्यवसाय होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपकी जाति की विशेषता है। जनजाति में क्या होता है, जनजाति का फर्स्ट है निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, विशेष संस्कृति, विशेष भाषा व संस्कृति, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। ओके, तो इसमें ये जनजाति की विशेषताएं हो गई कि जाति क्या है, जन पर आधारित होती है जो हमें जन से प्राप्त होती है, ऊंच नीच की भावना मिलती है वो देखने को कि जाति में, और परंपरागत व्यवसाय होते हैं। जाति के जो भी व्यवसाय होते हैं अपनी अपनी जातियों के अलग अलग व्यवसाय होता है ना। तो ये क्या है, जाति की विशेषता है। जनजाति क्या है, जनजाति मोस्ट ऑफ जो होती है उनका निश्चित भूभाग होता है, जो समाज से कुछ हट कर निवास करते हैं या जंगलों में निवास करते हैं या आदि मानव काल से उनको जाना जाता है कि ये जनजाति है। ठीक है, तो इनका निश्चित एक भूभाग होता है। विशेष भाषा, इनकी जनजातियों की एक विशेष भाषा होती है, उनकी एक संस्कृति अलग होती है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता, उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है, उनके ऊपर कोई प्रेशर या वो नहीं होता है, वो जो कार्य करना चाहे अपने समाज में, अपनी जनजाति क्षेत्र में, तो वो उस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये इसकी जनजाति की विशेषताएं और ये सारी जाति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज में महिलाओं की निर्बल स्थिति के कारण क्या है। ठीक है, तो समाज में महिलाओं, फर्स्ट आएगा आपका अशिक्षा, सेकेंड आएगा बाल व्यवसाय, बाल विवाह, और थर्ड है सामाजिक कुरीतियाँ। समाज में
समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण क्या है, कि समाज में महिलाओं को निम्न स्थिति क्यों प्राप्त की है, या फिर क्यों समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न मानी जाती है। क्योंकि अशिक्षा, सबसे पहले तो महिलाओं को या बालिकाओं को बोझ समझा जाता है ना, और उनको लड़कों की तुलना में लड़कियों को शिक्षित कम किया जाता है, ये धारणा है। क्योंकि अब वर्तमान में ये बदल रहा है, सभी महिलाएं आगे आ रही हैं पुरुषों के बराबर, और पुरुषों से आगे भी निकल रही हैं, है ना। तो समाज में जिन कारणों के कारण उनके निम्नता के कारण है वो है कि फर्स्ट उनको शिक्षित नहीं किया जाता, अशिक्षा के कारण वो समाज में निम्नता का भाव रखती हैं। बाल विवाह, बालिकाओं की शादी क्या है, छोटे में ही 14 वर्ष से छोटे या फिर उनकी जो 18 वर्ष निर्धारित है उम्र है उससे पहले कर दी जाती है, जिसके कारण वो ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और घर गृहस्थी की उसमें जिम्मेदारियों में पड़ जाती हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति समाज में क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। दूसरी सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज में पता है कि बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनके कारण महिलाओं का जो पद है या फिर महिलाओं की जो स्थिति है वो निम्न है, जैसे पर्दा प्रथा है ना, और भी कई ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसके कारण महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। तो ये आपको 3 मुख्य कारण जो हैं आपको वहाँ पे लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता क्या है। राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता ना देना ही धर्म निरपेक्षता है। इसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है। मतलब कि क्या है, सभी धर्म जो होते हैं क्या है, गवर्नमेंट के सरकार के अनुसार सभी धर्म जो हैं वो समान है, सभी धर्म समान है। ये क्या कहलाएगा आपका पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। किसी भी विशेष धर्म को हम ये नहीं कह सकते कि ये हमसे उत्कृष्ट है और दूसरा धर्म निकृष्ट है ना। सभी धर्म जो होंगे वो कैसे हैं, समान हैं। तो यही शब्द जो है आपको लिखना है कि सभी धर्म समान हैं और कोई भी किसी भी समाज में या किसी भी राज्य में किसी विशेष धर्म को मान्यता ना देना क्या कहलाएगी, आपकी धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किन्हीं 4 धर्मों के नाम लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत में किन्हीं 4 धर्मों के नाम लिखना है। तो 4 धर्म सबको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जैन, बौद्ध, ठीक है। तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको आते होंगे कि भारत में किन्हीं 4 धर्मों के नाम लिखना है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन और बौद्ध, ये आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। फिर सामूहिक पहचान क्या होती है। तो सामूहिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, वो क्या कहलाता है, सामूहिक पहचान। क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि सामूहिक पहचान किसे कहते हैं, या फिर ऐसा आ जाएगा कि सामूहिक समाज की विशेषताएं लिखी है ना। तो सामूहिक पहचान क्या होती है। सामूहिक पहचान जन्म व अपनेपन पर आधारित होती है। मतलब जो भी एक सामाजिक समूह होगा उस समूह में सभी की पहचान कैसी, या तो वो एक जन्म पर आधारित होंगे या अपनेपन पर आधारित हो। मतलब उनमें जो एक समूह होगा उनमें अपनेपन की भावना होगी। हो सकता है वो एक ही उम्र के भी हों, है ना, एक ही ग्रुप, एक ही समाज के हों, एक ही जाति के हों। तो उन सभी समूहों में क्या होता है, एक अपनापन पाया जाता है, वो कहलाती है एक की सामाजिक पहचान, या फिर जन्म पर आधारित भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार जैसे हम RTE भी बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये कब पारित हुआ था, ये हुआ था 2005 में। ओके। सूचना का अधिकार क्या है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित ऐसा कानून जिसके द्वारा भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब आपके पास ये एक अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। ये 2005 में पारित हुआ था। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सरकारी कार्यालय में या फिर निजी कार्यालय में जाके कोई सी भी जानकारी आप प्राप्त
कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम बताइए। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए, क्षेत्रवाद क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद में किसी क्षेत्र विशेष, जाति, धर्म या भाषा को लेके वो क्षेत्र क्या करने लगता है कि अपने आप को उत्कृष्ट मानने लगता है, अच्छा मानने लगता है, और दूसरे क्षेत्र को वो निम्नता की भावना से देखता है। तो वो क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद। अब क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या होंगे? मतलब जब ऑब्वियसली है, जब दो समाजों में या दो क्षेत्रों में उच्चता और निम्नता का भाव पाया जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि वो कहीं ना कहीं तो दुष्परिणाम निकालेगा ही। तो उसका जो फर्स्ट दुष्परिणाम आएगा वो भौगोलिक भिन्नता है ना, भौगोलिक भिन्नता है, राजनीतिक स्वार्थ है, सांस्कृतिक विभाजन है और भाषावाद है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सारे समाज में क्या करते हैं? क्षेत्रवाद के कारण दुष्परिणाम निकलते हैं कि वो लोग अपने आप को उच्चता और निम्नता के भाव से जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं कि हमारी ये राजनीति है, हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये भाषा है, हमारा ये भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये क्या है? एक क्षेत्र विशेष में बंट जाना, ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकल के आते हैं। तो इसको ही बोलते हैं क्षेत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संरचनात्मक मतलब संरचना है ना, संरचनात्मक से ही समझ में आ रहा है कि संरचना किसी भी चीज़ की बनावट या आकार क्या कहलाती है? संरचना। उस संरचना, उस आकार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संरचनात्मक परिवर्तन। किसी समाज की परंपरागत संरचना में होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो हमारा समाज है, समाज में कोई भी परंपरा चली आ रही, कोई भी रीति रिवाज है, कोई भी धर्म है या किसी भी रहन सहन है, तो उस समाज के लोगों में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या कहलाएगा? संरचनात्मक परिवर्तन कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो एक ऐसी दशा जिसमें ताकतवर देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है ना। एक ऐसा देश जो अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है, वहाँ की राजनीतिक प्रशासनिक जब उस पर अपना कब्जा जमा लेता है, तो वो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को उपनिवेश बनाया था है ना, बहुत समय तक उनने क्या किया था? हमारे देश को गुलाम बना के रखा था। बाद 1947 को ही आज़ादी मिली थी। तो अगर हम कहें कि हमारा भारत उपनिवेश था तो ये सही है। मतलब किसी ताकतवर देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना राज्य चला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उपनिवेशवाद कहलाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी ताकतवर देश द्वारा किसी कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेना उपनिवेशवाद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीकरण क्या है? नगरीकरण क्या है? नगर के पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों जैसी सुविधाओं का विकास होना ही नगरीकरण कहलाता है ना। नगरीकरण क्या है? जो गांवों में विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, जो सुख सुविधाएं नहीं हैं, जो नगरों में है, तो वो क्या कहलाएगा? नगरीकरण कहलाता है। नगरों में शिक्षा की व्यवस्था होती है, सड़कों की व्यवस्था होती है, चिकित्सालयों की व्यवस्था होती है, बैंकों की सुविधा होती है ना, और उद्योगों की स्थापना होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? नगरों में स्थापित होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नगरीकरण। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? देखो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब उद्योग। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है? उद्योग। जैसे इस प्रक्रिया में मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है, वो क्या कहलाता है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में उद्योग स्थापित किए जाते हैं, और उद्योग स्थापित इसीलिए किया जाता है कि निर्मित माल, तैयार माल करके बाजार में लाया जाए और
अधिक से अधिक लाभ अर्जन किया जाए, इसलिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं। सिर्फ क्या है, लाभ कमाने के प्रयास करते हैं, लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है। इसमें औद्योगिकरण में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण के परिणाम लिखिए। तो भारत में औद्योगिकरण के परिणाम ये है कि संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। संयुक्त परिवार का विघटन कैसे हो गया भाई? संयुक्त परिवार का विघटन है, जब नगरों में उद्योग स्थापित होंगे तो उन उद्योगों में मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो संयुक्त परिवार होता है, वो संयुक्त परिवार क्या करता है कि उसमें से कुछ व्यक्ति रोजगार की तलाश में या काम धंधे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रवास कहलाएगा। तो औद्योगिकरण में क्या होता है? संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कुटीर उद्योगों का पतन। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित थे, वो क्या होता है? उनका पतन हो जाता है। उनको कुटीर उद्योगों से उतना आय का अर्जन नहीं होता है जितना वो उद्योगों में जाके काम करके प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कुटीर उद्योगों का पतन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अंधविश्वासों की समाप्ति। अंधविश्वासों की समाप्ति होती है ना, मतलब कि कोई भी अंधविश्वास जो समाज में है कि बाहर नहीं जाना है, आप अपने समाज को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप क्षेत्र नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये अंधविश्वास की समाप्ति भी होती है। फिर प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्रदूषण में ऑब्वियसली है कि जब औद्योगिकरण होगा तो उद्योगों से बहुत सारा धुआं भी निकलता है, कचरा भी निकलता है, वो हमारी नदी नालियों में बह के जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिकरण की दुष्परिणाम। तो ये सभी है जो औद्योगिकरण के परिणाम निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े, बताइए। तो क्वेश्चन है इसमें कि अभी मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या था, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या था, कि उपनिवेशवाद वह था कि जब एक ताकतवर देश दूसरे देश पर क्या कर लेता है? अधिकार जमा लेता है, तो वो क्या कहलाता? उपनिवेशवाद कहलाता। लेकिन जब वह उपनिवेशवाद, उस उपनिवेशवाद से हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े? जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया था, तो हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़े? तो अस्पृश्यता का अंत हुआ। क्या हुआ? अस्पृश्यता का अंत हुआ, मतलब जो छुआछूत की भावना थी हमारे देश में पहले, तो वो छुआछूत की भावना खत्म हुई, तो अस्पृश्यता का अंत हुआ। समाज सुधार आंदोलन होने लगे, पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हुई और नए सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ। तो ये सारे जो समाज में प्रभाव पड़े थे, ये उपनिवेशवाद के कारण पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के प्रभाव लिखिए। नगरीकरण के प्रभाव मैं इसके पहले बता चुकी हूँ, एक बार और रिवाइज कराई दे रही हूँ कि नगरीकरण के प्रभाव हैं संयुक्त परिवारों का विघटन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, सामाजिक जीवन में परिवर्तन। जो औद्योगिकरण के प्रभाव हैं वही हमारे नगरीकरण के भी प्रभाव पड़े, क्योंकि उद्योग जो है वो सभी नगरों में स्थापित हुए हैं, तो जो औद्योगिकरण के प्रभाव हुए वही हमारे नगरीकरण के भी प्रभाव आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो नगरीकरण की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समाज को झेलनी पड़ती हैं। तो देखिए, आवास की समस्या, जब नगरों में बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे तो जो ग्रामीण जनसंख्या है, बेरोजगार है, वो रोजगार या काम की तलाश में नगरों में आएगी, पलायन करेगी, प्रवास करेगी, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। तो नगरों में जो है आवास की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, आवास मतलब रहने की समस्या उत्पन्न होगी। गंदी बस्तियां होंगी, अब साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होगी। जहाँ पर 4 लोगों की रहने की व्यवस्था है वहाँ पर 40 लोग रहेंगे, तो वहाँ पर गंदगी भी आपको देखने को मिलेगी, तो गंदी बस्तियां पाई जाएंगी। प्रदूषण की समस्या होगी और अपराधों में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये सारी जो है नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है। तो समाज सुधार आंदोलन का अर्थ है, ये आंदोलन समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध किया जाने वाला एक संगठित प्रयास है। मतलब समाज में जितने भी जो भी आंदोलन हो रहे हैं, तो उस समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं या फिर कोई भी ऐसी कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो समाज को हानि पहुंचाता है, उनके विरोध में किया जाने वाला संगठित प्रयास क्या कहलाता है? समाज सुधार आंदोलन कहलाता है। संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? संस्कृतिकरण इस प्रक्रिया में निम्न जातियां उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण कर समाज में अपनी स्थिति ऊंचा उठाने का प्रयास करती है ना। संस्कृतिकरण क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण मतलब एक संस्कृति है जो वो दूसरी संस्कृति की
की मान्यताओं को या उसके रीति रिवाजों को अपना लेती है ना, तो वो क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? पश्चिमीकरण मतलब विकसित संस्कृतियों और प्रौद्योगिक व्यवहार आदि को ग्रहण करना पश्चिमीकरण कहलाता है। पश्चिमीकरण मतलब पश्चिमी जो हमारे देश से पश्चिमी देश हैं, दूसरे देश हैं, दूसरे देशों की हम संस्कृतियों को क्या करते हैं, अपना लेते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, पश्चिमीकरण कहलाता है। जैसे हमारे देश में वो केक काटने की प्रथा नहीं थी, अब केक कटने लगा है ना, तो ये क्या है, हमने दूसरी संस्कृति के से ये वाली मान्य जो प्रथा है वो हमने अपना ली, तो ये क्या हुआ, पश्चिमीकरण हुआ। फिर आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा व कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सन 1875 में की गई थी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए स्थापित शासन है। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए स्थापित किया गया शासन है। तो ये है हमारा लोकतंत्र। सामाजिक न्याय क्या है? ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना जिसमें सामाजिक आर्थिक विशेषताएं कम से कम हो, है ना। ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना जिसमें सामाजिक आर्थिक विशेषताएं कम से कम हो, सामाजिक न्याय कहलाता है। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्तर पर जब जनता का शासन स्थापित हो जाए, जैसे पंचायती राज स्थापना व्यवस्था, तो ये क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।